गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अंकित कुमार सिंह है। जैसा कि आप जानते हैं कि विनीत सर ने आयोटा 2.0 एनडीए का बैच 2 तारीख से 2 मई से स्टार्ट किया है। और सभी टीचर, मैं तो इंग्लिश और हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और आज आपको इंग्लिश का सिलेबस बताने जा रहा हूं। और ये सक्सेस वाला यूट्यूब चैनल एक नए सिरे से और बृहद पैमाने पर और रिलेवेंट टॉपिक, जो कि आपके एग्जाम अभी 4 महीने हैं और 4 महीने क्या हम लोग प्रयास करेंगे कि 3 महीने के अंदर सारा सिलेबस समाप्त हो जाए। और जो 1 महीना लास्ट का है अगस्त का, उसमें हम लोग केवल टेस्ट और रिवीजन करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी को अंतिम धार मिल सके। समझ रहे हैं? इस धार को देने के लिए, तेज करने के लिए हम लोग 2.0 आयोटा 2.0 जो कि 2 मई से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 1 मई से इसलिए स्टार्ट नहीं किए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बुधवार का दिन हिंदू धर्म में अच्छा नहीं माना जाता, इसको खाली दिन कहते हैं। और खाली दिन जो माना जाता है, जो स्पेयर डे होता है, उस दिन किसी नए शुभारंभ काम को स्टार्ट नहीं किया जा सकता। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सर की, कि जो आपको एनडीए का फ्री में कोचिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो आज हम आपके डिस्कस करेंगे इंग्लिश का। इंग्लिश जैसा कि आप जानते हैं कि ये गैट में ही इंग्लिश का पोर्शन है। गैट का मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट। जनरल एबिलिटी टेस्ट, जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपकी एबिलिटी चेक करते हैं कि आपकी कितनी बढ़िया मतलब मेंटल स्थिति है। केवल आपके ज्ञान से ही नहीं आंका जाता, आपकी मेंटल एबिलिटी का मतलब आपका दिमाग किस तरह प्रोसेस कर रहा है, किस तरह काम कर रहा है। आपको तर्कसंगत बनना पड़ेगा इस एग्जाम को बीट करने के लिए। जनरल एबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, जिसके कि पर क्वेश्चन 4 नंबर हैं, तो हिसाब से 200 नंबर बहुत ही निर्णायक होते हैं। इंग्लिश और मैथ ये दोनों मिला के 500 नंबर है। 900 में, आउट ऑफ 900 नंबर में 500 नंबर केवल इंग्लिश और मैथ के हैं, जो कि बहुत निर्णायक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीएस निर्णायक नहीं है, जीएस भी निर्णायक है, पर जीएस अनलिमिटेड है, ये लिमिटेड है। आप प्रयास करेंगे तो इंग्लिश में 200 नंबर है तो 175 नंबर पा सकते हैं। बट जीएस में जो लेवल है, जो पेपर का लेवल हार्ड होता जा रहा है साल दर साल, तो आप कितना भी प्रयास करेंगे, जो 400 नंबर का जीएस है उसमें अधिकतर जो बहुत ही हाई बच्चे होंगे वो भी 250 पौने 300 के ऊपर नहीं जा पाएंगे। बट इंग्लिश में आप आसानी से 200 में 175, 160, 150 इतना आराम से पा सकते हैं। तो देखिए, इंग्लिश में जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा सिंटैक्स रहेगा। सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य का रचना। जैसे ही राइट्स, वह लिखता है। ही क्या है, यहां सिंगुलर है, मीन्स जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी हुआ, संस्कृत हुए, उर्दू हुए, इन लैंग्वेज में वर्ब पर कभी क्रिया पर, कभी कर्ता का प्रभाव पड़ता है, कभी कर्म का प्रभाव पड़ता है। बट इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है कि यहां क्रिया पर, वर्ब पर केवल कर्ता का प्रभाव पड़ेगा, केवल सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब भी सिंगुलर करना पड़ेगा, वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तब ये जाकर सही होगा। इसके बारे में हम डीपली चर्चा करेंगे, सिंटैक्स के बारे में। सिंटैक्स मतलब वाक्य की रचना कैसे होती है, कौन सा वाक्य कहां, कौन सा वर्ड कहां यूज किया जाता है। जैसे आपकी जानते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन प्रोनाउंस है, तो इन सब का यूज कैसे आप करेंगे, इन सब के यूज करने के तरीके को ही सिंटैक्स कहते हैं। और सिंटैक्स जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा, हम आपको यही पढ़ाएंगे, हाउ टू यूज करेक्ट सेंटेंस।
ओके। और सेकंड चैप्टर है आपका आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट मतलब निश्चित आर्टिकल, जैसे कि द हो गया, इनडेफिनिट आर्टिकल अनिश्चित आर्टिकल, ए और एन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आर्टिकल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपके एग्जाम के लिए है। इस बार तो कोई क्वेश्चन स्पेशली आर्टिकल से नहीं पूछा गया था, बट भविष्य में आर्टिकल से क्वेश्चन आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थर्ड पोर्शन है आपका पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच? पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। नाउन्स संज्ञा, प्रोनाउंस, वर्ब, प्रोनाउंस वर्ब, प्रोनाउंस में सर्वनाम, वर्ब में क्रिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो हम इसके विषय में 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच के विषय में डीपली रूप से इसकी चर्चा करेंगे। कब? जब इसका चैप्टर आएगा, जब इसको हम पढ़ाएंगे तब इसको डीपली चर्चा। आज केवल आपको सिलेबस के बारे में बता रहे हैं कि सिलेबस में, इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या आ सकता है। जो फोर्थ है डायरेक्ट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इस बार तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस एग्जाम में आपके नहीं आया था, लेकिन ये भविष्य में एग्जाम में आ सकता है, तो इसके लिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद आ जाता है आपका डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच भी इस बार नहीं आया था, जैसा कि आप जानते हैं, बट ये भी भविष्य में आ सकता है। देखिए एग्जाम अनसर्टेन है, अनिश्चित है, कौन सा क्वेश्चन कब पूछा जाएगा ये एग्जामिनर के ऊपर होता है। वो ऐसे पेपर बनाते हैं कि वो जैसे अनिश्चित हो। वो लड़कों से मतलब ये आप बताए हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट है, कि आप एबिलिटी टेस्ट करते हैं, कोई चीज सर्टन पहले से ही आप नहीं मान सकते, निश्चित नहीं मान सकते। तो हम इस पोर्शन में, हम इस सिलेबस में इंग्लिश के सभी पोर्शन को इंक्लूड करेंगे कि कोई भी पोर्शन आ जाए तो आपसे वो क्वेश्चन छूटे ना, आपसे वो क्वेश्चन मिस ना हो। डायरेक्ट बाद हम आएंगे टेंस में। टेंस में जैसा कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, इट इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हम टेंस के बारे में डीपली रूप से आपको अध्ययन कराएंगे, आपको स्टडीज कराएंगे, आपको लर्निंग कराएंगे टेंसेज के बारे में। उसके बाद टेंसेज के बाद इडियम्स एंड फ्रेजेज। इडियम्स फ्रेजेस का मतलब समझते हैं? मुहावरे एंड लोकोक्तियां। हिंदी में तो मुहावरे और लोकोक्तियां काफी सरल होते हैं, बट इंग्लिश में आपके टफ पड़ जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं इस बार के पेपर का कि कौन सा क्वेश्चन आया था, आपको एग्जाम्पल देते हैं। देखिए जैसे 11 नंबर का है, सेट डी है क्वेश्चन, बुकलेट नंबर डी का 11, बी बैड न्यूज। बी, थोड़ा सॉरी लाइट चली गई थी, लाइट जाने की वजह से थोड़ा सा वीडियो डिले हो गया, थोड़ा सा रुकना पड़ा। आप लोगों को बताते हैं कि एडियम्स फ्रेजेस 5 क्वेश्चन आते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडियम्स फ्रेजेस आप याद भी नहीं कर सकते, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जब हम इन पोर्शन को पढ़ा लेंगे तब इडियम्स फ्रेजेस पे कम से कम 10 दिन लगाएंगे। आपको पढ़ाएंगे भी, आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, आपको एडिटोरियल बेस पे कैसे इडियम्स फ्रेजेस का यूज किया जाता है उसके बारे में भी आपको डीपली बताएंगे, जिससे इडियम्स फ्रेजेस से आपके जो 5 क्वेश्चन आते हैं, पांचों क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ओके। इसके बाद आता है पोर्शन एंटोनिम, एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी इंग्लिश के एग्जाम में आप जैसे हिंदुस्तान टाइम्स पेपर पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पेपर पढ़ते हैं, इन सबसे क्वेश्चन नहीं पूछते, बहुत टिपिकल पूछते हैं। और केवल 1,500-2,000 ऐसे एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं जो कि बार बार एग्जाम में उसको अदल बदल के पूछा जाता है। और एंटोनिम्स सिनोनिम्स आप प्रैक्टिस के थ्रू, जैसे आप आज पढ़े एंटोनिम्स तो कल आप भूल जाएंगे। जब तक आप उसको सेंटेंस में नहीं यूज करेंगे, आप उसको रिवीजन नहीं करेंगे डेली बेसिस पे, तब तक आप एंटोनिम्स नहीं सीख सकते।
और इसके लिए आपको रीडिंग बहुत जरूरी है। आप कम से कम 1-1.5 घंटे कुछ न कुछ पर डे रीडिंग कीजिए, तब आप एंटोनिम्स के लिए हम लोग 10 दिन इसके लिए भी लगाएंगे, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन जो आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एंटोनिम्स होगा तो सिनोनिम्स भी आ जाता है। और आप लोग थोड़ा नोटिस करिएगा, अगर पेपर ऊपर पढ़िएगा कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जो कि आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो महत्वपूर्ण लगे, तुरंत उसकी डिक्शनरी खोजिए, या तो मोबाइल से डिक्शनरी बनाइए और उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड हो आप उसको नोट डाउन करिए, और एग्जाम के कुछ दिन पहले आप उसका रिवीजन करिए, तब इसको आप दिमाग में फीड कर पाएंगे, दिमाग में इसको सेट कर पाएंगे। ओके, इसके बाद आता है सिनोनिम्स, मीन्स पर्यायवाची। हाउ कैन यू टैकल पर्यायवाची सिनोनिम्स? एंटोनिम्स और सिनोनिम्स बोथ आर सिमिलर। ओके, और आप इसको लगातार प्रैक्टिस करके ही इसको आप इस पर मतलब एक प्रकार से ओवरकम इस पर हो सकते हैं, आप इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। किस पर? एंटोनिम सिनोनिम्स पर। इस पे प्रैक्टिस भी होगा, इस पर हम लोग पढ़ाएंगे भी, और आप लोग भी अपनी तरफ से अटेम्प्ट करिएगा। डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगे। अगर आपको खेल में इंटरेस्ट है खेल वाला टॉपिक पढ़िए, आपको फिल्म में इंटरेस्ट है फिल्मी टॉपिक पढ़िए, आपका किसी भी क्षेत्र में इंटरेस्ट है उसी टॉपिक को पढ़िए। बस थोड़ा सा वो जो सोर्स है, पढ़ने का जो सोर्स है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, वो विश्वसनीय होना चाहिए। ओके, उसके बाद जो स्पोर्टिंग एरर्स को आप कैसे टैकल करेंगे, आप इसको कैसे हल करेंगे? तो इसको हल करेंगे जब आपको पार्ट ऑफ स्पीच सभी ग्रामर टेंस का नॉलेज हो जाएगा, तब आप जैसे इडियम्स फ्रेजेस ये सब नॉलेज जब हो जाएगा, तब ये समझने में आएगा कि क्या गलत है क्या रॉन्ग है। ओके, ये आप हम पे छोड़िए, हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको स्पोर्टिंग एरर्स आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, और उसको कैसे सही करना है। ओके, सो लेट्स नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स आए रीडिंग। रीडिंग इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनडीए एग्जाम, नो डाउट। 50 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन में आपको बता दें कि 30 से 35 क्वेश्चन आप रीडिंग के बल पे कर सकते हैं, और इसके साथ रीडिंग के साथ जैसे पेपर ऊपर पढ़ेंगे तो आपका उसके साथ जीएस भी तैयार होगा। और इस बार का जो कंप्रहेंशन आया था, उस कंप्रहेंशन को जिस लड़के का इन्वायरमेंट पर्यावरण सब्जेक्ट पर पकड़ रहा होगा, वो तो बड़े आराम से बिना पैसे पढ़े ही क्वेश्चन को टैकल कर लेगा, हल कर लेगा। आपको एग्जाम्पल देते हैं इस बार कंप्रहेंशन का। देखिए, जो इसमें फर्स्ट 16 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी का, क्वेश्चन पेपर नंबर जो बुकलेट नंबर डी था, उसका 16 नंबर जो इंग्लिश का है गैट का, जो कि कंप्रहेंशन से पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द बायोटेक कम्युनिटी। बायोटेक कम्युनिटी का मतलब समझते हैं? जैविक समुदाय। मतलब जैविक समुदाय का मतलब बायोटिक कम्युनिटी का मतलब जो पेड़ पौधे जीव जंतु, इनको बायोटिक कम्युनिटी कहा जाता है। ओके, और इसमें जो ऑप्शन देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है वाटर। वाटर क्या बायोटिक कम्युनिटी में आता है? वाटर इज नॉट बायोटिक कम्युनिटी, जैविक समुदाय नहीं है, जैविक नहीं है। वाटर क्या है? अजैविक है, एक बायोटिक है। तो ये देखिए, आप ये चीज नोटिस करिए कि ये आप नॉलेज के बल पर भी इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। इसमें वाटर है, ह्यूमन है, प्रोटोजोआ है, बोस है। तो क्या राइट है? विच नॉट बिलोंग टू बायोटिक कम्युनिटी, वाटर नॉट बिलोंग टू बायोटिक कम्युनिटी, क्योंकि ह्यूमन अब बताए प्राणी क्या है? जैविक समुदाय में आता है। प्रोटोजोआ क्या है? वो भी जैविक समुदाय में आता है। बुश भी एक प्रकार का छोटे वृक्ष होते हैं, वो भी क्या है? उनके अंदर भी जीव है। मतलब जिसके अंदर जीव है वो बायोटिक कम्युनिटी होता है, जिसके अंदर जीव ना हो उसको एबायोटिक कम्युनिटी कहा जाता है। तो आप इस प्रकार देखते हैं कि रीडिंग के बल पे आप 30 से 35 क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं, और रीडिंग से आपका जीएस भी तैयार होगा, रीडिंग से आपका
इन सब पोर्शन में कैसे ग्रामेटिकली यूज किया जाता है इसकी भी तैयारी होगी। हम जब आपको रीडिंग कराएंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे, देखिए इसमें ग्रामर का यूज किया गया है, कैसे इसमें पार्ट ऑफ स्पीच टेंसेस का यूज किया गया है, कैसे इसमें आर्टिकल का यूज किया गया है, और कैसे इसमें सिंटेक्स का यूज किया गया है, किस प्रकार वाक्य की रचना की गई है। चलिए आगे चलते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड सेंटेंस। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड सेंटेंस मतलब इसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, उसके बाद आपको सेंटेंस को वर्ड ऑर्डर में फिट करना है। तो इसको भी आप सिंटेक्स जब पढ़ाएंगे, तो जब सिंटेक्स पढ़ाएंगे तो उसमें ही बताएंगे कैसे सेंटेंस को ऑर्डर करना है। इसके लिए भी स्पेसिफिक हम 5 डेज लेंगे, 5 दिन इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस कराएंगे, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वाक्य पहले आएगा, कौन सा सेंटेंस बाद में आएगा, कौन सा ए होगा, कौन सा बी होगा, कौन सा सी होगा, कौन सा डी होगा। इसके लिए हम प्रैक्टिस कराएंगे, ये आप हमारे हम पे छोड़िए। फिर देखिए आप सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस को आप कंप्लीट कैसे करेंगे, सेंटेंस को आप कंप्लीट कैसे करेंगे, ये भी जब आप रीडिंग करेंगे तो रीडिंग से धीरे धीरे इसका आइडिया आप पता पाएंगे। सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, इसके लिए भी हम 5 दिन लगा यूज करेंगे। 5 दिन सेंटेंस कंप्लीशन पर एक्सरसाइज किया जाएगा। इसका हम तरीका बताएंगे आपको, किस तरीके से सेंटेंस को कंप्लीट। देखिए पहली चीज, सेंटेंस कंप्लीशन में आपको पार्ट ऑफ स्पीच, ग्रामर के सारे पोर्शनों की जानकारी होना अति आवश्यक है। जब ये आप पोर्शन की जानकारी हो जाएगी तो आप उसको यूज करने का तरीका हम बताएंगे। जब हम इस ग्रामर को पढ़ा लेंगे तब देखिए सेंटेंस कंप्लीशन जो लास्ट में है चैप्टर, इसके बारे में हम डीपली चर्चा करेंगे, अभ्यास करेंगे, और आपको किस तरह इसको क्वेश्चन को टैकल करना है एग्जाम में, किस तरह इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में टैकल करना है, इसके बारे में डीपली आपको बताएंगे। ओके, लास्ट जो है आपका क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट देखिए, एग्जाम्पल देखिए जो इस बार का पेपर आया था क्लोज टेस्ट का। क्लोज टेस्ट में इसमें भी जैसे देखिए अर्थ क्लाइमेट इज, अर्थ जो क्वेश्चन आया था अर्थ क्लाइमेट इज, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, पैशनेटली, कंटिन्यूअली, डेडली, थॉटफुली। which word is used in this sentence, in this paragraph, proper word you use। तो आपको प्रॉपर वर्ड यूज करना है। अब देखिए जैसे एग्जांपल देखिए, अर्थ क्लाइमेट इज कंटिन्यूअली होगा, लगातार। फिर आगे देखिए चेंजिंग एंड इवॉल्विंग, लगातार बदल रहा है एंड इवॉल्व हो रहा है। अर्थ क्लाइमेट जो धरती की जलवायु है वो लगातार बदल रही है और इवॉल्व हो रही है। और देखिए इसमें अगर किसी दूसरे का करेंगे, पैशनेटली यूज करेंगे, डेडली यूज करेंगे, थॉटफुली यूज करेंगे, तो ये सेंटेंस सही नहीं अर्थ देगा, सही अर्थ आपको नहीं प्रदान करेगा। तो कौन सा वर्ड यूज करे कि वो सेंटेंस में असली मतलब को सही अर्थ प्रदान करे, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। 10 से 15 दिन इसमें लगाएंगे, किसमें, क्लोज टेस्ट में। और जब हम आपको पैसेज पढ़ाएंगे तभी हम आप क्लोज टेस्ट के बारे में जानकारी देते हुए आगे चलेंगे। ओके, इस प्रकार हम आपका पोर्शन कंप्लीट कराएंगे। अभी आपके 1 सितंबर को एग्जाम है, 1 सितंबर को एग्जाम है, तो जुलाई तक हम आपका मतलब ये जो कोर्स है इसको कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद जो 1 महीना बचेगा उसमें केवल रिवीजन होगा और एक्सरसाइज होगा, और एग्जाम पेपर को आप किस तरह टैकल करेंगे विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट हैविंग एनी प्रेशर ऑन योर माइंड, बिना किसी प्रेशर को आप एब्जॉर्ब किए हो, किस प्रकार एग्जाम को खुशी मन से आप टैकल करेंगे, इसके बारे में हम वर्णन करेंगे। तो इसी के साथ आज का जो इंट्रोडक्टरी इंग्लिश का क्लास था इसको समाप्त करते हैं। अब आपको कल हम हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं इंग्लिश और हिस्ट्री को पढ़ाऊंगा, और इसके अलावा बायोलॉजी का टीचर अलग है, साइंस के टीचर अलग हैं, सर भी मैथ पढ़ाएंगे। हर विषय के अलग अलग टीचर हैं जो कि वेल एजुकेटेड हैं, किसी न किसी एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बिना कोई एक्सपीरियंस लिए ही आ गया है यहाँ पढ़ाने।
सब कम से कम यूपी पीएससी सर भी एनडीए क्वालिफाई हैं, और जो मैम आ रही हैं वो भी पीएचडी की हैं बायोलॉजी से, तो सब वेल एजुकेटेड हैं। आप लोग बिना किसी चिंता के, बिना किसी कंसर्न के क्लास ज्वाइन कीजिए, आपको फुल बेनिफिट मिलेगा। सो थैंक यू, धन्यवाद।